बच्चों, आप लोगों का हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, साथ ही साथ 11th और 12th क्लास की वीडियो भी लेकर आते हैं। 11th और 12th क्लास की वीडियो की सीरीज़ में जो हम आज वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के, उस वीडियो का नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधियाँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, मुख्य तौर पर आंकड़ों को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। अब बात करते हैं आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। बच्चों, इस विधि को हम कुछ ऐसे समझेंगे जैसे जनगणना विधि है। देखिएगा, जनगणना विधि से आप ऐसा मत समझिएगा कि सभी लोगों की जानकारी हो, सभी लोगों की वो हो। सबसे पहली बात, जनगणना विधि है क्या? जैसे हमारे इलाके में गन्ने की, हमारे उत्तर प्रदेश में 200 फैक्ट्रियां हैं, तो जब हम 200 की 200 फैक्ट्रियों की जानकारी हासिल करेंगे, इस तरह की जो विधि होगी वो क्या कहलाएगी? जनगणना विधि। यानी कि वह विधि जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक माध्यम के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कहीं पर फैक्ट्री हैं 100 गत्ते की, तो 100 की 100 गत्ते फैक्ट्रियों के ही डेटा इकट्ठा करा जाएगा, वहीं पर पहुंचा जाएगा। इस तरह के जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसे हम जनगणना विधि कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं, किसी मोहल्ले में 1000 घर हैं और उन एक के 1000 घरों में हर घर का डेटा इकट्ठा किया जाए, तो ऐसे जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम जो है जनगणना आंकड़े कहते हैं, जनगणना विधि कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी गुणों की। सबसे पहली बात है इसका विश्वसनीयता और शुद्धता। बच्चों, विश्वसनीयता और शुद्धता क्यों होती है? क्योंकि जब हम जाएंगे, क्योंकि हम जो है बार बार जो है सीधे उसी बंदे से, उसी आदमी से मिलेंगे हमें जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। 100 फैक्ट्री है तो 100 के 100 लोगों के पास पहुंचेंगे जिससे हमें उनकी जानकारी हासिल मिल जाए। दूसरी बात ये, पक्षपात की कम संभावना। क्योंकि अगर हम किसी लिमिटेड से मिलेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, तो पक्षपात हो सकता है कि भाई हमें उसके बारे में जानकारी दो, तो उम्मीद है कि पक्षपात हो जाए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसी कंपनी और वहीं से जाकर मिले तो पक्षपात की संभावना कम रह जाती है। तीसरा, विस्तृत सूचनाएं। जब हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं तो हम सभी फैक्ट्रियों में या सभी लोगों के साथ, सभी घरों के पास, है ना, पहुंचते हैं, जिससे कि हमें सारी की सारी जानकारी मिलती है। तो इसमें हमें क्यों कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी मिलती है। चौथा है मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। इसके तहत हम जो केवल एक ही उद्देश्य से नहीं बल्कि कई उद्देश्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम जनगणना करने के लिए हमने इसकी जांच कर रहे हैं कि भाई हमें जनगणना करानी है, तो सिर्फ लोगों की तादाद ही नहीं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कौन से वाहन उनके घर में हैं, घर कितना बड़ा है, इस सब की जांच भी मिश्रित अध्ययन कर लिया जाता है। या किसी फैक्ट्री में गए, लेबर कितनी है उनमें, कहाँ से उनका माल आता है, यानी कि हम बहुत सारी जानकारी उनसे इकट्ठी कर सकते हैं। तो मिश्रित अनुसंधान इकट्ठा हो जाता है जब हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अप्रत्यक्ष जाँच। इसमें अप्रत्यक्ष जाँच भी हो जाती है। अप्रत्यक्ष जाँच क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारा गणक होता है वो डायरेक्ट, है ना, कंपनी में या उसके घर जाता है, तो वो उसकी जानकारी, कुछ जानकारी वो खुद भी ऐसी हासिल कर लेता है जो देखकर पता चल जाती है कि उसकी स्थिति क्या है। अब जब बात इसकी गुणों की थी तो इसमें कुछ अवगुण भी हैं। अब ये अवगुण क्या हैं? तो इन अवगुणों में पहला अवगुण तो यही है कि बहुत ही खर्चीली विधि है। दूसरा, इसमें मानव शक्ति ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लेबर की। अगर हमें 1000 परिवारों का सर्वे कराना हो तो उसी के हिसाब से आदमी रखने पड़ेंगे, और 1,00,000 परिवारों का कराना हो तो उसी हिसाब से सर्वे कराना पड़ेगा। तीसरा, विशाल अन्वेषण के संबंध में ये उपयुक्त नहीं है। अगर हम जो है विशाल अन्वेषण कराएं पूरे इंडिया का, तो ये मुश्किल है, बहुत ही कैड़ा काम है, उपयुक्त नहीं है। ऐसा सिर्फ 10 साल में गवर्नमेंट कर पाती है, वो भी जब जनगणना कर रही होती है। अब बात करेंगे प्रतिदर्श विधि की, जिसमें प्रतिदर्श अर्थात किसी समग्र पक्का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। ऐसे जो हैं ये विधि जो है प्रतिदर्श विधि कहलाती है। बच्चों, इसे बिल्कुल आसान तरीके से आप समझेंगे। सपोज करो तुम्हारे स्कूल में 12 क्लासें हैं।
अब 12 क्लास के सब बच्चों का अगर हम आंकड़ा लें, सब बच्चों का डेटा लें, तो उसे कहेंगे हम जनगणना विधि। यानी कि हर बच्चे से बात करें, हर बच्चे से पूछताछ करें, तो उसे हम कहेंगे जनगणना विधि। और अगर हम क्या करें, हर क्लास से 2-2 3-3 बच्चों को रैंडमली 3-4 बच्चे लिए और उनसे सर्वे कर लिया, उनसे अनुसंधान किया, उनसे बातचीत की और वो डेटा इकट्ठा कर लिया, ऐसी विधि को प्रतिदर्श विधि कहते हैं। यानी पूरे स्कूल के सभी बच्चों की अगर हम बात करें, सभी बच्चों से डेटा लेना हो, तो उसे हम कहेंगे जनगणना विधि। और अगर स्कूल के मतलब हमें 12 क्लास हैं, हर क्लास के 1-1 2-2 बच्चे लिए और उनसे हमने पूछताछ कर ली, ऐसी विधि को हम कहते हैं प्रतिदर्श विधि। ठीक है। अब प्रतिदर्श विधि की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण तो यही है कि ये कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें सबको सारे के सारों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, कुछ लोगों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो ये खर्चीली कम है। दूसरा, समय की बचत होती है। भाई अगर आप पूरे स्कूल के बच्चों का जनगणना या सर्वे करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर किसी वजह से आप जो हैं हर क्लास से 3 बच्चे ले लिए तो 36 बच्चों का होगा, तो इसमें जो समय कम लगेगा। गलती की पहचान हो जाएगी, क्योंकि हम जो है ऐसे लोग चुनेंगे, अचानक से कोई भी 3 या 4 आदमी चुन लिए अपनी मर्जी से, तो जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि आंकड़े ठीक तरीके से हुए हैं। अगर कहीं विशाल आंकड़ों का अन्वेषण करना हो तो वहाँ पर भी ये विधि बिल्कुल फिट बैठती है, और आधुनिक युग में ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं इलेक्शन के समय में जो टीवी वाले हैं वो अपना सर्वे पेश करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट से कुछ दिन पहले कि ये पार्टी जीतेगी, इस पार्टी को इतनी सीट आवेंगी, तो थोड़ी बहुत कमती बढ़ती ऐसे ही आंकड़े आते हैं। उसकी वजह क्या है, ये लोग हैं ना हर गांव से 2-2 4-4 लोगों से या 10-10 20-20 लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ किन का जोर है, किस पार्टी के उम्मीदवार जीतने की उम्मीद है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं इसके अवगुणों की। सबसे पहला अवगुण तो यह है पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी के एक कार्यकर्ता से मिले तो वो क्या बतावेगा कि सारी वोट बीजेपी की हैं। किसी कांग्रेसी से मिल गया, भाई यहाँ तो भाई कांग्रेस का जोर है, तो वो जो उस सामने आंकड़े लिए तो पता चला कि वहाँ 4 लोगों से मिले और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चारों के चारों लोग जो हैं कांग्रेस से रिलेटेड थे, उन्होंने बताया कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो ऐसे में जो है समस्या पैदा हो जाती है, पक्षपात हो जाता है, क्योंकि वो तो उसी का फेवर करेगा और बतावेगा भी कि भाई यही इन्हीं को वोट मिलने वाली है। दूसरी चीज़ है अशुद्ध निष्कर्ष। अब देखो जब हमें इन्फॉर्मेशन ही गलत आई तो निष्कर्ष क्या सही निकलेंगे। तीसरा, प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई है कि हम किन किन लोगों को चुनें, गांव में से किन लोगों को चुने, स्कूल में से कौन से लोगों को बच्चों को चुने, क्लास में से किन्हें चुने, ये भी एक कठिनाई है। फिर चौथी चीज़ है जब इनके सैंपल बनाते हैं, सैंपल बनाना भी बहुत ही कठिन काम है। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रतिदर्श विधि की। प्रतिदर्श विधि 6 प्रकार की होती है। इन 6 प्रकार में से पहली जो प्रतिदर्श विधि है उसका है यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। वह विधि जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई में के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। यानी कि जो चुने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें समान तरीके से चुना जाता है, क्योंकि इसमें किसी का अचानक चुना जाता है और इसे पता भी नहीं चलता किसका चुनाव होना है। जैसे हमें 36 बच्चे चुनने हैं इस स्कूल से, तो क्लास में पहुंचे हम और हमने कोई भी 3 बच्चे क्लास से ले लिए, बच्चों को खड़ा कर दिया कि भाई फला 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 बच्चा आ जाए, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो यदीच्छा प्रतिदर्श विधि से ये है कि हम जो है ऐसे आंकड़े इकट्ठे कर पाते हैं जो सही के बहुत नज़दीक होते हैं। जैसा हम क्लास में गए, हमने कहा कि होशियार बच्चे मतलब हमें होशियार बच्चों का सर्वे कर रहे हैं, तो टीचर ने क्या काम करा, अपनी मर्जी से अगर हमें दे दिए तो हमें तीनों के तीनों होशियार बच्चे पकड़ा देगा। हम उनका सर्वे करेंगे तो पता चलेगा भाई ये तो होशियार है, तो पूरा स्कूल होशियार होगा। लेकिन अगर किसी वजह से हम क्लास के अंदर पहुंचे और अपनी मर्जी से किन्हीं 3 बच्चों को ले लिया और उनका हमने सर्वे किया, तो क्लास की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि भाई होशियार हैं या नहीं है। अब इसकी मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। इसकी पहली विधि तो लॉटरी विधि। सब बच्चों के नाम डाल दिए किसी ड्रम में या किसी उसमें, और फिर लॉटरी उनमें से किसी बच्चे को बुलाया और उनमें से पर्ची निकलवा ली। जिन जिन का नाम निकल का आया उनसे पूछताछ कर ली। फिर यदीच्छा संख्या की तालिका बना ली कि भाई अपने हिसाब से सब बच्चों की लिस्ट बना ली और किन्हीं भी 3 के आगे नाम के निशान लगा दिया और उनसे पूछताछ कर ली। अब इसके गुण क्या हैं। सबसे पहली बात ये, इसके गुणों में पहला गुण है इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती,
क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि किन बच्चों को हमें खड़ा करना है, किन बच्चों से हमें सर्वे करना है। फिर समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव को समान अवसर प्राप्त होता है, हर इकाई को पूरा अवसर प्राप्त होता है। तीसरा, प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण क्या है? तो पहला अवगुण है, यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मैं सपोज करो हम पूरी यूपी के स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं और हमने जो प्रतिदर्श है वो जो है एक एक स्कूल के 10-10, 12-12 बच्चे लिए और पूरे पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश से 100 स्कूलों का सर्वे किया है, तब ये आंकड़े गलत साबित हो सकते हैं। उसके बाद करेंगे बात सुविचार प्रतिदर्श की। किसकी बच्चों? सुविचार प्रतिदर्श की। वह विधि जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, जो रिसर्च करने वाला होता है, संगणक होता है, समग्र में से अपनी इच्छा से अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसों को चुनता है जो उसकी राय में सही होते हैं, ठीक है। देखो, वो जो यदि इच्छा था तो उसमें तो उससे चुन लिए थे, लेकिन जो सुविचार प्रतिदर्श है इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो अपनी मर्जी से सिर्फ उन्हीं लोगों का चयन करता है जिन्हें वो चाहता है, जिसे लगता है कि सही राय दे सकते हैं। अब इसके गुण क्या हैं? पहला गुण क्या है इसका? यह विधि बहुत ही कम खर्चीली और सरल भी है कि वो अपने हिसाब से ऐसे लोगों को चुन लेगा जो अच्छे होंगे। अब इसके हम बात करेंगे अवगुणों की। देखिएगा, पक्षपात की अधिक संभावना होती है इसमें। क्यों होती है पक्षपात की संभावना? क्योंकि हम किसे अच्छा मान रहे, किसी को बुरा, वो हमारी राय पे है, तो ऐसे में पक्षपात तो होगा। दूसरा जो है, विश्वसनीयता संदेहपूर्ण होती है। हम लोग जो है इस ऐसे आंकड़ों पर विश्वसनीयता कम रहती है। इसके अलावा अब बात करते हैं सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श। सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श। अब ये सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श क्या है? वह विधि जब अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाई एक समान न होकर भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली होती हैं। यानी कि यह विधि कब अपनाई जाती है? जब समग्र की इकाइयों में अलग अलग विशेषता हो। सपोज करो आप जो है स्कूल में ही हो, अब हर बच्चा जो है, कोई बहुत होशियार है, कोई बच्चा जो है कम होशियार है, ऐसे में इस विधि को अपनाया जाता है। और जब इस विधि को अपनाया जाता है तो पता ये चलता है कि आंकड़े सही होने की ज़्यादा गुंजाइश होगी। उसके बाद हम करते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श। इस विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो है क्रमबद्ध कर लिया जाता है, संख्यात्मक रूप से, भौगोलिक रूप से क्रमबद्ध कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उससे सर्वे किया जाएगा। अगली विधि है कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श। इस विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और इन विभिन्न भागों की कुल जनसंख्या के अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। इसके गुणकों को यह बता दिया जाता है कि उसे किस भाग से कितनी इकाई चुननी है। देखिए, सबसे पहली बात ये देखिएगा, जो व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि है, इस व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में होता क्या है? जो हमारे पास बता दें कि भाई ये बच्चे होशियार हैं, ये बच्चे जो हैं बुद्धू हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब बीच के से बच्चे हैं। अब हर क्लास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है ना। अब उनमें बता दिए कि हर में से आप 2-2 बच्चे चुन लीजिएगा। उन्हें पहले ही पता होता है कि उन्हें कितने बच्चे चुनने और किन में से कितने चुनने होते हैं। अब है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़े उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करे। अब जब ये प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता क्या है? जब हम इसकी विश्वसनीयता की बात करेंगे तो ये बात तय करती है प्रतिदर्श का आकार कितना है। अगर प्रतिदर्श का आकार बहुत बड़ा है तो ऐसे में विश्वसनीयता कम होगी। फिर प्रतिदर्श की विधि कौन सी अपनाई है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। तीसरा, सूचकों और परगणकों की पक्षपात की भावना। अगर सूचक सूचना देने वाला और परगणक सूचना लेने वाला, सूचक सूचना देने वाला, परगणक जो है वो सूचना देने वाला, अगर वो पक्षपात की भावना से पूर्ण होंगे और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो ऐसे में जो है सही आंकड़े मिलना मुश्किल होंगे। चौथी बात ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपने परगणक को कैसा है। अगर परगणक प्रशिक्षित है और प्रशिक्षण प्राप्त है तो वो आंकड़े अच्छे चुनेगा और विश्वसनीय आंकड़े चुनेगा। अगर परगणक अच्छा नहीं है तो उसके जो चुने हुए आंकड़े होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियों की तुलना। देखिएगा, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले क्षेत्र।
जनगणना और प्रतिदर्श, जनगणना विधि में जब इसके हम क्षेत्र की बात करेंगे तो अगर हम प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल करें तो बहुत बड़े क्षेत्र पर गणना वो आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। और अगर हम जो है जनगणना विधि का करेंगे तो हम बहुत बड़े क्षेत्र पे ऐसा नहीं कर सकते। उपयुक्तता, देखिएगा सबसे पहली बात ये, अगर हम उपयुक्तता के लिहाज से देखें तो जनगणना विधि ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि उससे अच्छे आंकड़े मिलते हैं। लेकिन अगर हमें जो है समय और खर्चे के हिसाब से देखें तो उपयुक्तता जो है प्रतिदर्श विधि की होती है। क्यों होती है प्रतिदर्श विधि की? क्योंकि प्रतिदर्श विधि में खर्चा भी कम होता है और समय भी कम लगता है। शुद्धता, देखिए सबसे पहली बात ये, जनगणना विधि ज़्यादा शुद्ध है क्योंकि उसमें जो गणक होता है वो सीधा का सीधा जो है उस आदमी से के पास मिलता है जो सूचना देने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है कि आंकड़े शुद्ध होने की संभावना ज़्यादा है। चौथी है लागत। हमें पता है कि जब ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा तो जनगणना विधि में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। प्रतिदर्श विधि में, क्योंकि प्रतिदर्श विधि में कुछ ही लोगों को चुना जाता है, इसके कारण उन्हीं से आंकड़े लिए जाते हैं तो लागत कम आती है। फिर है समय। हमें पता है कि जनगणना मेथड में, जनगणना विधि में समय अधिक लगता है और प्रतिदर्श विधि में समय कम लगता है, क्योंकि प्रतिदर्श विधि में कुछ लोग चुने जाते हैं जिसकी वजह से कम लोगों का सर्वे होता है। कम लोगों का सर्वे होगा तो समय भी कम लगेगा। अब पांचवी बात है सत्यता की जांच। हमें पता है कि अगर सत्यता की जांच के आधार पर देखा जाए तो जनगणना विधि अच्छी है प्रतिदर्श विधि के मुकाबले, क्योंकि अगर प्रशिक्षक समझदार भी नहीं है और जनगणना विधि का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर देखकर बहुत सारी चीज़ों को वो आसानी से सही कर लेगा। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।